हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द ट्विन ब्रोस। माय नेम इज आदिशा चंदेल और आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम योर क्लास 12 साइकोलॉजी, जिसका नाम है मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। इस पर्टिकुलर चैप्टर को हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे कैसे। यहाँ पे मैं आपको पीडीएफ दिखाऊंगी और ये पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इस पीडीएफ में मैंने सर्टेन पोर्शन हाईलाइट कर रखा है। ये वाला हाईलाइटेड पोर्शन आप अपनी एनसीईआरटी में भी साइड बाय साइड अंडरलाइन कर सकते हैं और हाईलाइट कर सकते हैं, बिकॉज ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर इस टॉपिक पे कोई भी टॉपिक होता है जिसपे आपको क्वेश्चन आता है, इस हाईलाइटेड पोर्शन को आप अपने फाइनल आंसर में लिखेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मैंने सर्टेन क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, जैसे डिफाइन स्ट्रेस, डिफाइन यूज स्ट्रेस। ये जो ब्लू में क्वेश्चंस हैं ये बेसिकली एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आपका एक बार एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, देन आप इस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे आएंगे, जिसके बाद आपको फर्दर और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग है, कौन से वीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी दे रखे हैं एक्स्ट्रा। उसके साथ साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लगता है कि उनको नोट्स से बेटर पढ़ाई हो सकती है एज कम्पेयर टू पीडीएफ से। उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स भी मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेक्टिव होंगे एंड देन आपको कॉन्सेप्ट्स एक बार अच्छे से वेल फॉर्मेटेड मैनर में आपको मिल जाएंगे। तो इसी के साथ नाउ लेट अस बिगिन ऑफ विद दिस चैप्टर। अब ये जो चैप्टर है मीटिंग लाइफ चैलेंजेस, ये बेसिकली स्ट्रेस के ऊपर है। जब हम लोग वर्ड यूज करते हैं स्ट्रेस, यूजुअली हम इसको नेगेटिव कॉनोटेशन में यूज करते हैं, यानी कि हम इसको एक नेगेटिव वर्ड की तरह देखते हैं, नेगेटिव वर्ड की तरह देखते हैं। बट इसका यहाँ पे मेन चीज ये है कि स्ट्रेस जो होता है वो बाय नेचर नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता। ओके, स्ट्रेस जो होता है वो सॉर्ट ऑफ लाइक इलेक्ट्रिसिटी होता है। इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज वो हमें एनर्जी देता है, हमारा अराउजल इंक्रीज करता है और हमारे परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट भी देता है। हाउएवर, जब भी इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा हो जाता है तो ऐसे फ्यूज उड़ जाता है। वैसे ही यहाँ पे भी सेम सिनेरियो होता है, ज्यादा ही आपको स्ट्रेस मिलता है, देन उसके बाद आपकी जो बॉडी होती है वो माल फंक्शन करना शुरू कर देती है एंड आपका जो परफॉर्मेंस होता है वो डिटेरियोरेट करना शुरू हो जाता है, मतलब कि आपका परफॉर्मेंस वीकर होना शुरू हो जाता है। तो स्ट्रेस जो होता है वो बाय नेचर गलत होता है, मतलब सही होता है या फिर बुरा होता है, वो हम डिटरमाइन तब कर पाएंगे बाय द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस एंड कितने ड्यूरेशन के लिए वो स्ट्रेस होता है। इसके साथ साथ स्ट्रेस जो होता है वो आपका जो सर्वाइवल होता है उसकी प्रोबेबिलिटी भी इंक्रीज करने में हेल्प करता है, बिकॉज जब ऐसे सड़क होती है तो आप उसको क्रॉस कर रहे होते हैं, देन आप अलर्ट होते हैं, आप विजिलेंट होते हैं, आप देख रहे होते हैं कि कहीं से गाड़ी ना आ जाए। तो ये भी एक तरीके का स्ट्रेस है जो इंश्योर करता है कि आप सेफली क्रॉस कर पाए रोड को। उसके साथ साथ आपका जो बाकी एग्जाम्स होते हैं या फिर इन जनरल लाइफ में जो मोटिवेशन होता है अपने करियर के टुवर्ड्स काम करने का, वो सब भी आपको बिकॉज थोड़ा सा स्ट्रेस होता है उसके वजह से आप परफॉर्म कर सकते हैं अच्छे से। तो वो जो थोड़ा सा गुड स्ट्रेस होता है वो बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड होता है आपके लाइफ में आपके गोल्स को अचीव करने में एंड आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल को भी इंक्रीज करने में। अब ये जो गुड स्ट्रेस होता है इसको हम लोग नाम देते हैं यू स्ट्रेस का। ठीक है, यू स्ट्रेस की डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ यू स्ट्रेस इज दैट दिस टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द लेवल ऑफ स्ट्रेस दैट इज गुड फॉर यू and is one of a person's best assets for achieving peak performance and managing minor crisis। तो ये बेसिकली एक ऐसा लेवल ऑफ स्ट्रेस है जो हमारे लिए अच्छा होता है और ये एक ऐसा एसेट है, ये हमारा ऐसा एक बेनिफिशियरी फैक्टर है जो हमको हेल्प करता है हमारे परफॉर्मेंस के पीक पे पहुंचने का, और जो छोटे मोटे क्राइसिस होते हैं उनको अच्छे से मैनेज कैसे कर सकते हैं वो करने का। इसके साथ यू स्ट्रेस का ऑपोजिट होता है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस इज द बैड स्ट्रेस जो आपके परफॉर्मेंस को डिटेरियोरेट कर देता है एंड बॉडी के वेयर एंड टेयर में कंट्रीब्यूट करता है। तो बाय डेफिनेशन स्ट्रेस क्या होता है? इट इज अ पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेज, हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, इस पैटर्न में रिस्पॉन्ड करते हैं। एन ऑर्गेनिज्म मेक्स टू स्टिमुलस इवेंट, कोई भी इवेंट होता है जिसकी वजह से स्ट्रेस होता है, इस इवेंट को हम स्ट्रेसर कहते हैं, दैट डिस्टर्ब्स द इक्विलिब्रियम एंड एक्सीड्स अ पर्सन्स एबिलिटी टू कोप। इसका मतलब है कि जो हमारा इक्विलिब्रियम है, जो हमारा नॉर्मल इक्विलिब्रियम मतलब एक ऐसा स्टेटस जहाँ पे हम लोग बहुत मतलब आराम से रह रहे हैं एंड अचानक से वो जब हिल जाता है, जैसे ओ एग्जाम आ गया, अब हमारा इक्विलिब्रियम वो हट गया, या फिर हम लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं तो अब हमको अलर्ट होना पड़ेगा थोड़ा सा। तो उस टाइम पे जो आपका सेट ऑफ रिस्पॉन्सेज होता है, दैट इज बेसिकली व्हाट स्ट्रेस रेफर्स टू। अब जो स्ट्रेस होता है ये लैटिन वर्ड से आया है। लैटिन वर्ड यहाँ पे है स्ट्रिक्टस। स्ट्रिक्टस मीन्स टाइट एंड नैरो, और स्ट्रिंजियर का मतलब होता है टू टाइटन। तो यहाँ पे वो उस इंटरनल फीलिंग की बात कर रहे हैं, जब आपको स्ट्रेस होता है आप भी फील कर सकते हैं आपका स्टमक ऐसा टाइटन होता जाता है अंदर से, एंड उसका आपका ब्रीदिंग वगैरह जो होता है वो भी टाइटन होता जाता है। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट स्ट्रेस रेफर्स टू। स्ट्रेसर्स क्या होते हैं मैंने अभी आपको बताया, स्ट्रेसर्स आर बेसिकली इवेंट्स दैट कॉज आवर बॉडी टू गिव स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज। तो बाहर के भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल इवेंट्स भी हो सकते हैं और इंटरनल इवेंट्स भी हो सकते हैं। जब ये एक्सटर्नल होता है, जैसे एग्जाम की बात हो गई, ठीक है, तो ये एक्सटर्नल इवेंट है, तो ये हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स को कहते हैं स्ट्रेन। ठीक है, जैसे स्ट्रेन पड़ रहा होगा तुमको, उतना मत पढ़ाई करो, तो वो स्ट्रेन जो है दैट इज एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स जो होते हैं बेसिकली। द फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्च जो है उनका नाम है हांस सेलियर। ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है। इन्होंने स्ट्रेस को डिफाइन कैसे किया? इन्होंने कहा कि स्ट्रेस रेफर्स टू नॉन स्पेसिफिक
ठीक है, नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी फॉर्म ऑफ डिमांड। ठीक है, मतलब कि नॉन स्पेसिफिक आपका जो रिस्पॉन्स दे रही है बॉडी टू किसी भी तरीके के डिमांड को। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि एक जनरल एबिलिटी है ये, ठीक है, एक जनरल रिस्पॉन्स है जो हमारी बॉडी दे रही है किसी भी टाइप के डिमांड को। अब बहुत सारे रिसर्चर्स हैं जो इससे डिसएग्री करते हैं, क्योंकि बहुत सारा टाइम क्या होता है, जो मेरा स्ट्रेस लेवल होता है वो एग्जाम में डिफरेंट होगा, अगर मैं किसी से नए इंसान से मिलने जा रही हूँ तब मेरा स्ट्रेस लेवल डिफरेंट होएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिनके लिए थोड़े लोग होंगे जिनको एग्जाम्स में उतना स्ट्रेस नहीं होता होगा, बाकी लोग होंगे उनको एग्जाम में ज्यादा स्ट्रेस होता होगा, थोड़े लोग होंगे जिनको एग्जाम्स ही ऐसे होंगे जैसे मैथ्स के एग्जाम में स्ट्रेस होगा पर इंग्लिश के एग्जाम में नहीं होगा। तो अब जो स्ट्रेस होता है आपका वो इंसान पे भी डिपेंड करता है, सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि स्ट्रेस जो है वो काफी नॉन स्पेसिफिक है, ये कहना गलत हो जाएगा। और किसी भी डिमांड पे हमेशा सेम हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे वो भी गलत होगा। आई विल रिस्पॉन्ड प्रोबेबली ज्यादा इन स्ट्रेस अगर कोई मेरा मतलब नोन पर्सन है वो एक्सीडेंट में आ जाता है एज कम्पेयर टू व्हेन यू से इट इज समबडी आई डोंट नो। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस लेवल्स हैं वो हर डिमांड में भी सेम नहीं होते हैं। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि वो नॉन स्पेसिफिक, और हम ये भी नहीं कह सकते कि वो किसी भी कुछ भी हो सकता है। तो तभी बहुत सारे जो रिसर्चर्स हैं दे डू नॉट अग्री विद दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन। इसके साथ साथ स्ट्रेस जो होता है ये कुछ ऐसी चीज नहीं है जो इंडिविजुअल में होती है या फिर एनवायरमेंट में होती है। इट इज एम्बेडेड इन एन ऑनगोइंग प्रोसेस दैट इन्वॉल्व इंडिविजुअल ट्रांजैक्टिंग विद देयर सोशल एंड कल्चरल एनवायरमेंट, मेकिंग appraisals of these encounters and attempting to cope with the issues that arise। इसका क्या मतलब हो गया कि स्ट्रेस हमारे अंदर नहीं होता, ना ही स्ट्रेस किसी ऑब्जेक्ट में कि जो स्ट्रेसर है उसके अंदर स्ट्रेस है। स्ट्रेस एक हमारे जो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके विद इन स्ट्रेस होता है। ठीक है, कि मैं कैसे ट्रांजैक्शन कर रही हूँ अपने सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में, तो वहां पे बेसिकली स्ट्रेस एम्बेडेड होता है। ये मेरे अंदर नहीं है स्ट्रेस, वो कैसे ट्रिगर करता है मेरे को कोई भी स्ट्रेस है, दैट इज व्हाट डिफाइंस मेरा स्ट्रेस क्या होता है। आपका जो होम्योस्टेसिस होता है मतलब नॉर्मल जो आपका वो बेसिकली मतलब जो आपका स्ट्रक्चर होता है बॉडी का, जब वो इम्बैलेंस में आ जाता है तब हम लोगों को वो नीड होती है कि हम लोग वापस से ये जो इम्बैलेंस है इसको रिस्टोर करें और वापस से होम्योस्टेसिस पे आ जाए, तभी हमारी बॉडी स्ट्रेस रिस्पॉन्स देना शुरू करती है। अब यहाँ पे लजारस एंड हिज कलीग्स जो है उन्होंने एक कॉग्निटिव अप्रेजल दिया है कि स्ट्रेस कैसे बेसिकली हम लोग स्ट्रेस जो होता है उसमें क्या क्या इवेंट्स होते हैं और क्या क्या चीजें होती है जो फैक्टर इन करती हैं। तो यहाँ पे लजारस एंड हिज कलीग्स जो हैं उन्होंने डिफाइन किया स्ट्रेस अप्रेजल को दो टाइप में। एक होता है प्राइमरी अप्रेजल और एक होता है सेकेंडरी अप्रेजल। अप्रेजल मतलब कि सामने वाली चीज को हम लोग कैसे नोटिस करते हैं। प्राइमरी अप्रेजल बेसिकली होता है परसेप्शन ऑफ अ न्यू और चेंजिंग एनवायरनमेंट एज पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव। मतलब अगर कुछ भी चेंज हुआ है आपके एनवायरनमेंट में तो ये जो चेंज है ये पॉजिटिव है, न्यूट्रल है या नेगेटिव है। पॉजिटिव हम समझते हैं कि अच्छा कुछ बेनिफिशियरी चेंज हुआ है तो ऑब्वियसली आपको स्ट्रेस नहीं होगा। न्यूट्रल अगर हुआ है तो अगेन आपको स्ट्रेस नहीं होगा। इट इज विद इन नेगेटिव जब आपको स्ट्रेस होना स्टार्ट शुरू होता है। अब अगर कुछ नेगेटिव चेंज आया है आपके एनवायरनमेंट में तो आप देखोगे कि उस नेगेटिव चेंज ने कितना हार्म कॉज किया है, क्या थ्रेट है उसके और क्या क्या चैलेंजेस हैं। अब यहाँ पे देखो ये तीन शब्द है, हार्म, थ्रेट और चैलेंज। हार्म का मतलब है कि ऑल द डैमेज दैट हैज ऑलरेडी बीन डन। जब मैं आपको ये डिफाइन कर रही थी तो मैंने कहा क्या हार्म कॉज किया है और क्या थ्रेट होने वाले हैं। ठीक है, तो हार्म में मैंने यूज किया पास्ट टेंस, तो तभी हार्म रेफर्स टू ऑल द डैमेज दैट हैज ऑलरेडी बीन डन। अब जो हो गया वो हो गया, अब हम देखेंगे कि क्या क्या यहाँ पे हो रखा है ऑलरेडी। तो हार्म इज दैट, थ्रेट इज द पॉसिबल फ्यूचर डैमेज, क्या क्या और डैमेजेस हो सकते हैं, दैट इज व्हाट थ्रेट रेफर्स टू। और चैलेंज क्या होता है, चैलेंज इज थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव एबिलिटी कि हम लोग कैसे कोप कर पाएंगे स्ट्रेसफुल सिचुएशन से। सो एसेंशियली अगेन पॉजिटिव, न्यूट्रल एंड देन नेगेटिव। नेगेटिव के विद इन आप तीन तरीके देखते हो, एक तो हार्म क्या हुआ है, थ्रेट क्या होने वाले हैं एंड चैलेंज कि हम लोग उसको कैसे वो ले सकते हैं, क्या हम लोग एबिलिटी कितनी है हमारे अंदर टू कोप विद दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। नेक्स्ट आता है आपका सेकेंडरी अप्रेजल। एक बार हमने नोटिस किया कि ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है ये नेगेटिव है, ठीक है, हम तब बनाते हैं सेकेंडरी अप्रेजल। सेकेंडरी अप्रेजल बेसिकली होता है असेस करना कि हमारी जो कोपिंग एबिलिटीज हैं, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, क्या ये सफिशिएंट इनफ है इस हार्म, थ्रेट और चैलेंज को मीट करने के लिए। मतलब मेरे पास जो कोपिंग स्ट्रैटेजीज हैं, मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं, क्या ये रिसोर्सेज और ये कोपिंग स्ट्रैटेजी से मैं इस पर्टिकुलर थ्रेट, इस पर्टिकुलर हार्म, इस चैलेंज से डील कर पाऊंगी या फिर नहीं कर पाऊंगी। अब ये जो रिसोर्सेज होते हैं ये मेंटल हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं, पर्सनल हो सकते हैं, सोशल हो सकते हैं, जिनके बारे में हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो 2 लेवल प्रोसेस है डिटरमाइन करता है नॉट ओनली आर कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज कि हम लोग कॉग्निटिव बिहेवियरली कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, बट ऑल्सो हम लोग कैसे इमोशनली
रिस्पॉन्ड करेंगे और कैसे फिजियोलॉजिकली रिस्पॉन्ड करेंगे। अब ये जो सब अप्रेजल्स होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि हर इंसान सेम अप्रेजल बनाए। हम ये जो अप्रेजल्स होते हैं ये काफी सब्जेक्टिव होते हैं नेचर में। क्यों सब्जेक्टिव होते हैं? एक चीज तो सबके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं, तो पास्ट एक्सपीरियंस पे बहुत ही ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। तो अगर कोई इंसान है जिसने ऑलरेडी इस पर्टिकुलर सिचुएशन से डील कर रखा है पास्ट में, ठीक है, जैसे कि आप जब बोर्ड एग्जाम लिखने जाते हो से 12th ग्रेड में, तो आपको ऑलरेडी पता है कि हमने 10th में बोर्ड एग्जाम दे रखा है, तो आपको थोड़ा आइडिया होता है, तो आपको उतना स्ट्रेस नहीं होगा एज कम्पेयर टू जो बच्चा अभी 10th में ही एग्जाम दे रहा है पहली बार बोर्ड एग्जाम वाला। तो यहाँ पे बिकॉज आपका पास्ट एक्सपीरियंस ऑलरेडी था वहां पे, तो स्ट्रेस थोड़ा कम हो रहा है। नेक्स्ट आ जाता है फैक्टर ऑफ कंट्रोलेबिलिटी, वेदर वन हैज मास्टरी और कंट्रोल ओवर अ सिचुएशन। अगर मेरे को फॉर एग्जांपल फुटबॉल नहीं खेलना आता और मेरे को किसी ने फुटबॉल के ग्राउंड में डाल दिया, अब आई विल नॉट नो व्हाट टू डू। हाउएवर यहीं अगर कोई इंसान होता है जिसको फुटबॉल नहीं खेलना आता और उसको डाला जाता है, दैट पर्सन विल नॉट हैव एज मच स्ट्रेस एज आई विल, बिकॉज दे हैव मास्टरी ओवर दैट सब्जेक्ट। ऑल्सो उनको पता है कि वो कंट्रोल कर सकते हैं जो भी होने वाला है। तो इसलिए एक सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ ऑफ एफिकेसी भी जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिटरमाइन करने के लिए कि जो इंसान है उसको स्ट्रेस कितना ज्यादा फील होगा। अब स्ट्रेसर्स जैसे मैंने कहा एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं। एक्सटर्नल जैसे एनवायरनमेंट से जो आता है, सोशल होते हैं जैसे कि मतलब आपके फ्रेंडशिप में ब्रेकअप हो गया या फिर आपका रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया। एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होते हैं, मतलब खुद के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, खुद का जो आपका फ्रस्ट्रेशन होता है। फिजियोलॉजिकल लेवल में भी आपका स्ट्रेस देखने को मिलता है, फिजियोलॉजिकल मतलब बॉडी वाला लेवल। अब यहाँ पे बेसिकली हाइपोथैलेमस जो होता है वो इनिशिएट करता है 2 पाथवेज। हाइपोथैलेमस जो आपके ब्रेन में होता है वो इनिशिएट करता है 2 पाथवेज। पहला पाथवे होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। तो आपका जो एड्रीनल ग्लैंड होता है, एड्रीनल ग्लैंड हम सब जानते हैं किडनी के ऊपर, इट रिलीजेस लार्ज अमाउंट ऑफ कैटेकोलोमाइन्स, ठीक है, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, जिनको हम लोग एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन भी कहते हैं, पर आप एग्जाम में ये लिख के आएंगे एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, जो आपके ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि आप फाइट या फिर फ्लाइट रिस्पॉन्स चूज करेंगे। ठीक है, तो एड्रेनालिन ग्लैंड इज रिलेटेड विद फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, और जो हॉर्मोन्स रिलेटेड होते हैं वो आपकी कैटेकोलोमाइन्स हैं, जिनका वो है एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन, ये याद कर लेना। सेकेंड पाथवे जो इनिशिएट होता है दैट इज बेसिकली इन्वॉल्विंग द पिट्यूटरी ग्लैंड, अगेन ब्रेन से रिलेटेड है ये भी, विच सेक्रीट्स द कॉर्टिकोस्टेरॉइड विच प्रोवाइड्स एनर्जी। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड या फिर कॉर्टिसोल जिसको कहते हैं, जो रिलीज होता है, जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। द इमोशनल रिएक्शंस, जो स्ट्रेस जो होते हैं आपके, वो होंगे ऑब्वियसली नेगेटिव इमोशंस होते हैं, जैसे फियर हो गया, एंजाइटी हो गया, एम्बैरेसमेंट हो गया। एंड देन उसके बाद आपका बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज, बिहेव कैसे करोगे, या तो आप फाइट करोगे या तो फ्लाइट करोगे। फाइट करोगे तो आप कन्फ्रंट कर रहे हो सिचुएशन को, ठीक है, कन्फ्रंट ले रहे हो, एक्शन ले रहे हो, और फ्लाइट करोगे तो आप विद्रॉ कर रहे हो अपने आप को उस पर्टिकुलर सिचुएशन से। कॉग्निटिव आप पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कॉग्निटिव इफेक्ट जो होता है वो बेसिकली आपका क्या आप बिलीफ होल्ड करते हो अबाउट हार्म्स जो हो रहे हैं, इसके साथ साथ आपके कॉन्सेंट्रेशन कितना है, आप कितना मतलब थॉट्स आपके कितने रिपीटेटिव हैं, थॉट्स से आप कैसे डील कर रहे हो, वो सब आपका कॉग्निटिव में आ जाएगा। तो एक बार मैं फटाफट से रिपीट करती हूँ। यहाँ पे आपके पास जो स्ट्रेस होता है वो हर जगह से इफेक्ट करता है, आपको फिजियोलॉजिकली करता है। फिजियोलॉजिकली हाइपोथैलेमस जो होता है वो 2 पाथवेज इनिशिएट करता है। सबसे पहला पाथवे जो इनिशिएट करता है दैट इज फ्रॉम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से एड्रेनल ग्लैंड जो होता है वो रिलीज करता है कैटेकोलोमाइन्स। कैटेकोलोमाइन्स 2 चीजें होती हैं उसमें, नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। एंड जब वो रिलीज होता है देन आपका फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी इनिशिएट हो जाता है। उसके बाद आपका सेकेंड पाथवे जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीज करता है विच इज कॉर्टिसोल, जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। इमोशनल रिएक्शन आपका क्या होता है? यूजुअली स्ट्रेस के विद इन कोई खुश तो होता नहीं है अनलेस वो रिएक्शन फॉर्मेशन हो रहा हो, बट स्ट्रेस के विद इन आपको फियर होता है, एम्बैरेसमेंट फील होता है, एंजाइटी फील होती है। बिहेवियरल रिस्पॉन्स आपके 2 बिहेवियर हो सकते हैं, फाइट करोगे या फ्लाइट करोगे। फाइट करोगे तो आप कन्फ्रंट करोगे सिचुएशन को, फ्लाइट करोगे तो आप विद्रॉ करोगे सिचुएशन से। एंड देन फाइनली कॉग्निटिव इफेक्ट पड़ता है कि आप कैसे साउंड डिसीजंस ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, वो सब आपका कॉग्निटिव होगा। तो इन चारों लेवल्स पे हम लोग देख सकते हैं स्ट्रेस का इम्पैक्ट। अब स्ट्रेस कितना ज्यादा हमको हार्म कर रहा है, स्ट्रेस से कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो 4 चीजों पे डिपेंड होता है। एक तो होता है स्ट्रेस की इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी वर्सेस हाई इंटेंसिटी। अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है कि एक कोई नॉर्मल सा टेस्ट आ रहा है आपका, ठीक है, क्लास टेस्ट हो गया, उसमें आपको उतना स्ट्रेस नहीं होगा जितना आपको बोर्ड एग्जाम के टाइम पे होगा, राइट। तो इंटेंसिटी डिफर करती है। ड्यूरेशन, कितने टाइम के लिए स्ट्रेस है। अगर वो स्ट्रेस ज्यादा टाइम के लिए हो रहा हो और इंटेंसिटी कम भी हो, तब भी वो स्ट्रेस बहुत हार्मफुल हो सकता है बिकॉज उसका ड्यूरेशन इतना ज्यादा है।
कॉम्प्लेक्सिटी, अगर कोई भी स्ट्रेस सिचुएशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो, जैसे बोर्ड एग्जाम तो चलो फिर भी मतलब बहुत सिंपल से लेवल पे आ जाते हैं, जब आपको एक्चुअल लाइफ सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे आपको स्ट्रेस एक्सपीरियंस करने को मिलता है, तो आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन जैसे मैरिज रिलेटेड इश्यूज होते हैं या फिर फैमिली रिलेटेड होते हैं, तो इसमें बहुत ही ज्यादा फैक्टर्स आ जाते हैं, तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो जब ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा तो ऑब्वियसली ज्यादा आपको इम्पैक्ट पड़ेगा, स्ट्रेस का भी, स्ट्रेस लेवल्स आर ऑल्सो हाई। एंड देन ऑब्वियसली प्रिडिक्टेबिलिटी, अगर कुछ ऐसे बहुत आउट ऑफ द ब्लू चीज हो जाती है, आपने सोचा भी नहीं था कि होगी आपके साथ, देन ऑब्वियसली आपका स्ट्रेस लेवल विल बी कंपेरेटिवली हाई। और यहाँ पे बेसिकली यही दे रखा है कि जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होता है वो डिटरमाइन करता है कि हम लोग कैसे पर्टिकुलर इवेंट को हम देखते हैं, ठीक है। थोड़े बहुत कल्चर, जैसे अगर कोई बिलीव करता है कर्मा के ऊपर, है ना, जो विच इज वेरी कॉमन इन इंडियन सोसाइटी, तो अगर किसी का वैसा एटीट्यूड है तो दे माइट थिंक कि चलो जो हो रहा है इट इज प्रोबेबली समथिंग जो मैंने पास्ट में कर रखा हो एंड उसकी वजह से ये अभी मेरे साथ ये हो रहा है, विच इज फाइन, ठीक है, धीरे धीरे टाइम बेटर हो जाएगा, आई शुड कीप ऑन डूइंग गुड थिंग्स। तो ऐसे जो मेंटालिटी होती है, जो आपके थॉट प्रोसेस होता है स्ट्रेसर्स को रिलेटेड, वो आपका कल्चर शेप करता है। एंड जो आपका फाइनली जो स्ट्रेस का एक्सपीरियंस होता है वो डिपेंड करता है कि आपके पास कौन कौन से रिसोर्सेज हों। एंड ऑब्वियसली मनी इज ऑल्सो अ रिसोर्स विच विल बी इंक्लूडेड, सोशल स्किल्स क्या है आपके पास, कोपिंग स्टाइल क्या है आपके पास, कितने लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, सब यहाँ पे आ जाता है। सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ स्ट्रेस हम सब जानते हैं, कॉमन सिम्टम्स एंड साइंस होते हैं, दिस कैन डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हमेशा सेम नहीं होता है, पर्सन टू पर्सन चेंज होता रहता है। फिजिकल मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलता है, इमोशनल देखने को मिलता है, बिहेवियरल और कॉग्निटिव भी, जैसे कि कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे ढंग से। तो ये जो बॉक्स है यहाँ पे इन्होंने थोड़े से आपको यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हो गया, मेमोरी लॉस, पुअर डिसीजन मेकिंग, इनकंसिस्टेंसी, इरेगुलर अटेंडेंस, लो सेल्फ एस्टीम, पुअर लॉन्ग टर्म प्लानिंग, फ्रैंटिक बर्स्ट ऑफ एनर्जी, एक्सट्रीम मूड स्विंग, इमोशनल आउटबर्स्ट, वरी करना, एंजाइटी होना, फियर, डिप्रेशन, सोने में डिफिकल्टी होना, डिफिकल्टी खाने में होना, मिसयूज ऑफ ड्रग्स, फिजिकल वीकनेस, इंजरीज, है ना। तो ये सारी जो चीजें होती हैं, दीज आर ऑल बेसिकली साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, जो हम सब जानते हैं क्या होता है एंड हम सब ने कहीं ना कहीं पे एक्सपीरियंस किया होगा, और मतलब कोई ना कोई इनमें से साइन या सिम्टम को। अब जो स्ट्रेस होता है आपको, उसके भी काफी टाइप्स होते हैं। तो 3 मेजर ब्रॉड कैटेगरीज हैं। सबसे पहली है फिजिकल और एनवायरमेंट। फिजिकल स्ट्रेस इज बेसिकली आपकी बॉडी पे जो स्ट्रेस आ रहा है, दैट डिमांड्स द चेंज द स्टेट ऑफ योर बॉडी, ठीक है। तो जैसे कि कोई इंजरी सफर कर ली आपने, या फिर आपको मतलब स्लीप नहीं मिल पा रही है ज्यादा, तो दोज ऑल कैन कॉज स्ट्रेस टू यू। एनवायरमेंट क्या होता है, आपकी सराउंडिंग से रिलेटेड, ये आपका फिजियोलॉजिकल एनवायरमेंट भी मतलब फिजिकल एनवायरमेंट भी होता है एंड आपका सोशल एनवायरमेंट भी इंक्लूड करता है। तो जैसे कि पोल्यूशन हो गया, क्राउडिंग हो गया, नॉइज हो गया, हीट, जो गर्मी में कितना ज्यादा हीट होती है तो लोग काम नहीं कर पाते हैं, विंटर में बहुत ही ज्यादा कभी कभी कोल्ड होता है थोड़े रीजन में, तो वहां पे काम नहीं कर पाते हैं। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बेसिकली होता है ये जो पर्सन एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, ठीक है, इंटरनल सोर्सेज होते हैं आपके स्ट्रेस के। इसके भी वेरियस काइंड्स होते हैं। एक होता है आपका फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन इज बेसिकली कि आपको कुछ चीज है, आपको वो चाहिए, और उस चीज को चाहने के बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है, तो वो आपको फ्रस्ट्रेशन कॉज करता है। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मेरे को नीचे खेलने जाना है अपने दोस्तों के साथ, बट मेरे को एग्जाम के लिए पढ़ना भी है, तो वो एग्जाम मेरे लिए एक ऑब्स्टेकल बन के आ जाता है, तो मुझे फ्रस्ट्रेशन एक्सपीरियंस होता है। कॉन्फ्लिक्ट्स तब अराइज होते हैं जब आपके पास 2 और मोर इनकम्पैटिबल नीड्स होती हैं, जैसे कि अभी मैं पढ़ाई करूं या फिर मैं नीचे खेलने जाऊं, तो ये आपके पास जो होता है बेसिकली ये आपका कॉन्फ्लिक्ट अराइज कर जाता है। तो ये तो बहुत बेसिक लेवल पे होता है, कभी कभी बहुत ही ज्यादा सुपीरियर लेवल पे भी, कि शुड आई मूव अब्रॉड और शुड आई कंटिन्यू स्टेइंग ओवर हियर एंड वर्क विद माय फैमिली। तो ऐसी ऐसी चीजें भी होती है। तो जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाता है सिनेरियो, वैसे वैसे कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होती जाती है, कॉम्प्लेक्स होती जाती है। इंटरनल प्रेशर्स होते हैं खुद के अंदर से जो आता है कि नहीं, आई शुड बी परफेक्ट, आई शुड डू एवरीथिंग फाइन, मेरे को हमेशा 100% आने चाहिए। तो वो जो इंटरनल प्रेशर होता है, जो हम खुद के लिए एक ऐसा स्टैंडर्ड क्रिएट कर देते हैं और जब हम अचीव नहीं कर पाते, तो वो इंटरनल प्रेशर भी काफी स्ट्रेस क्रिएट कर देता है। और फिर उसके बाद ऑब्वियसली सोशल प्रेशर, बाकी लोग जो हमारे लिए एक्सपेक्टेशंस रखते हैं हम लोगों से और बहुत ज्यादा डिमांड डालते हैं हमारे ऊपर, दैट कैन ऑल्सो इम्पैक्ट द वे दैट वी आर रिएक्टिंग टू स्ट्रेस एंड हमारा कितना स्ट्रेस आ रहा है। And then finally is the social stress. Social stress is basically in relation to other people. Social event जैसे डेथ हो गई अगर किसी की, कोई स्ट्रेन हो गया हमारा रिलेशनशिप, नेबर्स के साथ ट्रबल, तो ये सारी जो चीजें होती हैं ये काफी ज्यादा हम लोगों के लाइफ में स्ट्रेस क्रिएट कर सकती है। अब यहाँ पे एक बॉक्स है, इसमें बेसिकली इट्स अ मेजर ऑफ स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स। अब इसमें कुछ ऐसा बहुत ही ज्यादा नहीं है, बेसिकली यहाँ पे होम्स एंड राहे जो थे उन्होंने डेवलप किया था एक लाइफ इवेंट मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेस, एंड इसका इंडियन अडेप्टेशन किया था सिंह, कौर एंड कौर ने,
ठीक है। इसमें बेसिकली वो क्वेश्चनर देते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चनर होता है, उनको रेटिंग करना होता है कि ये पर्टिकुलर इवेंट है, उसमें आपको कितना ज्यादा स्ट्रेस एक्सपीरियंस करने को मिला। एंड देन उसके बाद उन्होंने ये मीन स्कोर बनाया, जैसे कि अगर किसी क्लोज फैमिली मेंबर की डेथ हो जाती है तो 66 हो गया, है ना, अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट और ट्रॉमा 53 हो गया। तो ये बेसिकली मीन स्कोर है उस पर्टिकुलर टेस्ट के। यहाँ पे देखा गया है कि जो मीन नंबर ऑफ stressful life events experienced over a period of 1 year without producing overt physical or mental illness is approximately 2। मतलब ऐसे 2 लाइफ इवेंट्स जिनके बिना हम लोगों को ओवर्ट फिजिकल या फिर मेंटल इलनेस नहीं देखने को मिलती है, वो ऐसे 2 नंबर होता है, द एवरेज नंबर। हाउएवर लाइफ इवेंट और जो हमारा स्ट्रेस होता है उसके बीच का इन्होंने देखा है कि लिंक थोड़ा कम होता है। मतलब लाइफ इवेंट्स कितने ज्यादा हैं और आपका स्ट्रेस लेवल कितना है, उसके बीच में लिंक थोड़ा सा वीक है। इसका मतलब है कि हम कैसे उसको अप्रेस करते हैं, हम स्ट्रेस को कैसे लेते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। ठीक है, तो हमको देखना होगा कि किस एज पे वो इवेंट हुआ है, कितने फ्रीक्वेंसी से अकर हुआ है, क्या ड्यूरेशन था, इन सब चीजों को हमको देखना पड़ेगा। तभी वो लजारस एंड कलीग की जो थ्योरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हाउ वी रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस इज मोर इंपॉर्टेंट दैन दैट पर्टिकुलर स्ट्रेसर। सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस क्या होते हैं? एक तो आपके लाइफ इवेंट्स, ठीक है, आपका अगर मतलब छोटा सा भी लाइफ इवेंट है या फिर बड़ा सा लाइफ इवेंट, जैसे कि आप ग्रेजुएट कर रहे हो, आप कॉलेज जा रहे हो अपने घर को छोड़ के, या फिर आप छोटा सा ही अगर आपने बस मतलब ऐसे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग हो गया विद इन अ पर्टिकुलर सिटी ही, तो ये सारे जो लाइफ इवेंट्स होते हैं, अगर बहुत सारे लाइफ इवेंट्स इवन दो दे आर प्लान्ड और दे आर अनप्लान्ड हैपन विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो हमको काफी ज्यादा स्ट्रेस दे सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हैसल्स। हैसल मतलब वही डेली हैसल्स जो होता है कि मतलब आप ट्रैफिक में गाड़ी चला के जा रहे हो, ट्रैफिक में अटके रहते हो, घर पे पानी नहीं आ रहा है, फटाफट पानी भरना पड़ता है सुबह सुबह उठ के। एंड देन छोटी मोटी चीजें जैसे कि गैस एक पर्टिकुलर टाइम पे चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा फटाफट चली जाती है, आपके जो नेबर्स हैं वो हमेशा लड़ते रहते हैं। तो ये सारी जो चीजें होती हैं ये डेली हैसल्स क्रिएट करती हैं। एंड इवन तो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें लगती हैं, जब ये हमेशा होती रहती है, रेगुलरली होती हैं, तो ये साथ में आके ना बहुत ही ज्यादा हम लोगों को प्रॉब्लम कॉज कर सकती हैं। एंड इससे काफी मतलब डेवस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है इंडिविजुअल के टुवर्ड्स। देन उसके बाद ट्रॉमेटिक इवेंट्स, ऑब्वियसली ट्रॉमेटिक इवेंट्स सच एज डेथ ऑफ समबडी, या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, रॉबरी, अर्थक्वेक जैसे, तो इनसे बहुत ही ज्यादा मतलब हम लोगों को स्ट्रेस एक्सपीरियंस करने को मिल सकता है। एंड ट्रोमैटिक इवेंट्स जैसे लाइफ हैसल्स हो गए या फिर लाइफ इवेंट्स हो गए, तो ये बहुत सारे होते हैं तब जाके हमको इसका एक्सपीरियंस करने को मिलता है। हाउएवर ट्रोमैटिक इवेंट सिर्फ एक ही काफी होता है टू कॉज अस अ लॉट ऑफ ग्रेव स्ट्रेस। अब इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस हमारे हेल्थ पे क्या होता है, हमारे स्ट्रेस का इफेक्ट, तो मैंने जैसे आपको बताया 4 लेवल पे ऑपरेट करता है। इमोशनल, इमोशनल में बेसिकली जो बिहेवियर होता है, आप देखोगे मूड स्विंग ज्यादा होते हैं जिन लोगों में ज्यादा स्ट्रेस होता है, एराटिक बिहेवियर ज्यादा होता है, कॉन्फिडेंस गिरता जाता है, एलियनेट करते हैं, एलियनेट मतलब दूर होते जाते हैं अपने फैमिली मेंबर्स से। इसके साथ साथ मतलब इमोशनल प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा वो फेस करते हैं। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं? फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स जो मैंने वहां समझाया था हाइपोथैलेमस से, वो भी है। इसी के साथ साथ सर्टेन हार्मोन जैसे एड्रेनलिन, कोर्टिसोल, वही हो गया हाइपोथैलेमस वाला, इससे आपका हार्ट रेट चेंज होता है, आपका मेटाबॉलिज्म पे इम्पैक्ट पड़ता है, आपका ब्लड प्रेशर क्या लेवल होता है, फिजिकल एक्टिविटी में कितना इंडल्ज कर रहे हो, इन सब में इम्पैक्ट पड़ता है। अगर ये चीजें जो हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए चलती जाए, ठीक है, लॉन्ग टर्म में प्रोड्यूस होते हैं एड्रेनल और कोर्टिसोल प्रोडक्शन, तो ये हमारे बॉडी को बहुत ही ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट कर सकता है। कॉग्निटिव इफेक्ट क्या होता है? कॉग्निटिव इफेक्ट इज बेसिकली बहुत ही ज्यादा मेंटल ओवरलोड हो जाता है हम लोगों को, हम लोग डिसीजंस नहीं ले पाते हैं ढंग से, एंड देन उसके बाद हम डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, हमारा मेमोरी जो होता है वो भी रिड्यूस हो जाती है। बिहेवियरल इफेक्ट्स, हमारे बिहेवियर पे भी इफेक्ट आता है। तो जैसे कि लोग न्यूट्रिशनल खाना बंद कर देते हैं, इनटेक कर देते हैं इंक्रीज ऑफ कैफीन, ठीक है, बहुत सारे लोग ड्रग्स करना शुरू कर देते हैं, अल्कोहल पे आ जाते हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स पे आ जाते हैं। तो इन सब से बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो स्लीप पैटर्न होता है, हमारा वर्क परफॉर्मेंस होता है, सब कुछ इम्पैक्ट करने लग जाता है। तो दीज आर द 4 वेज जहां पे आपका स्ट्रेस इफेक्ट करता है आपकी हेल्थ को। स्ट्रेस और हेल्थ के बीच में जो रिलेशनशिप है ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, एंड लॉट ऑफ रिसर्चर्स हैव बीन स्टडीइंग दिस। आप देखोगे कि बहुत सा टाइम जो होता है आप एग्जाम दे रहे होते हो तो लोगों को मतलब बीमार पड़ जाते हैं, तो जिसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एग्जामिनेशन एंजाइटी इज बेसिकली इवैल्यूएटिव एप्रीहेंशन और इवैल्यूएटिव स्ट्रेस।
ठीक है, मतलब कि इतना ज्यादा आपको स्ट्रेस हो जाता है कि मतलब आप फीवर हो जाता है, आपको बाकी बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। एंड इससे आपका जो स्टूडेंट की प्रेपरेशन होती है, कॉन्सेंट्रेशन लेवल होता है, परफॉर्मेंस, सब पे इम्पैक्ट पड़ जाता है। पर्सन हु आर हाई ऑन एंजाइटी इन टेस्ट टेंड टू परसीव evaluative सिचुएशन एज पर्सनली थ्रेटनिंग। उनको लगता है कि जो एग्जाम है ये पर्सनल मुझको बहुत ज्यादा थ्रेटन कर रहा है, एंड उनको बहुत ही ज्यादा इमोशनली अराउज हो जाते हैं, काफी नर्वस हो जाते हैं। हाई टेक्स्ट हाई टेस्ट एंशियस स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड टू एग्जामिनेशन स्ट्रेस विद इंटेंस इमोशनल रिएक्शन। बहुत ही ज्यादा नेगेटिव थॉट्स होते हैं इन लोगों के, एंड बहुत ही ज्यादा इनएडिक्वेट फील करते हैं कि उनमें कोई प्रॉब्लम है, हेल्पलेस फील करते हैं। उनको लगता है कि उनका जो स्टीम लेवल होता है, सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सब गिरता जाता है। तो एग्जाम के लिए जो प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो वन मस्ट स्पेंड इनफ टाइम फॉर स्टडी। तो इसको बीट कैसे करेंगे? काफी टाइम के लिए आप स्टडी करोगे, ओवरव्यू करोगे अपने स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, डिस्कस करोगे फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ। एक प्रॉपर रिविजन टाइम टेबल बनाना, नोट्स होने चाहिए कंडेंस फॉर्म में, सब चीजों का नोट्स नहीं, छोटे छोटे नोट्स जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड देन उसके बाद स्पेस आउट करना हमारे रिविजन के पीरियड्स को। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब आप एग्जामिनेशन डे पे जा रहे हैं तो अच्छे से सांस लेना और काम डाउन हो जाना। तो दिस इज डेफिनेटली समथिंग विच इज गोइंग टू हेल्प ऑल ऑफ यू व्हेन यू विल बी गिविंग योर बोर्ड एग्जामिनेशन और एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो इन सारे जो फैक्टर्स जो मैंने आपको बताए, इनको प्लीज ध्यान में रखिएगा, नॉट ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम बट ऑल्सो फॉर ऑल द एग्जाम्स एंड ऑल द लाइफ इवेंट्स विच यू विल बी हैविंग अहेड। तो बेसिकली यहाँ पे हम स्ट्रेस एंड हेल्थ की बात कर रहे थे। कभी कभी क्या होता है कि लोग इतना ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं इतने प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए कि वो बहुत एग्जॉशन फील करने लग जाते हैं, बहुत फटीग फील कर जाने लगते हैं। फटीग मतलब थकावट, ठीक है, वीकनेस हो जाती है, लो ऑन एनर्जी हो जाते हैं। तो ये स्टेट को हम कहते हैं बर्नआउट, मतलब स्टेट ऑफ फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल एग्जॉशन। फिजिकली भी एग्जॉस्टेड हो, इमोशनली भी आप एग्जॉस्टेड हो जाते हो, और साइकोलॉजिकली भी जब आप एग्जॉस्टेड हो जाते हो, तो हम कहते हैं कि वो इंसान बर्नआउट एक्सपीरियंस कर रहा है। आपका जब बर्नआउट एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो हाई स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो आपके इम्यून सिस्टम पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। इम्यून सिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो आप ज्यादा, आपके चांसेस होते हैं कि आप बीमार पड़ो। इसके साथ साथ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, मतलब जो हार्ट रिलेटेड इश्यूज होते हैं, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना, साइकोसोमैटिक, मतलब कि ऐसी बॉडी में इश्यूज होना जिसका कुछ रीजन नहीं है फिजियोलॉजिकल, वो बिकॉज आपको साइकोलॉजिकल इतना स्ट्रेस हो रहा है, उसके वजह से वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं, उसकी वजह से वो अकर कर रहे हैं। वो ऐसी वाली चीजें होना, अल्सर्स होना, अस्थमा, एलर्जी, हेडेक्स, ये सब बहुत ज्यादा कॉमन मतलब इश्यूज हैं जो अराइज कर सकते हैं अगर हम लोग बहुत प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए बहुत इंटेंसिटी में स्ट्रेस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो हांस सेली, जिनकी हम लोग बात कर रहे थे, फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्च, उन्होंने बेसिकली दिया था द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम। ठीक है, जहाँ पे उन्होंने एक्सरेज, इंसुलिन प्रोजेक्शन एंड देन रिसर्च किया बहुत सारे लोगों में, हॉस्पिटल्स में जा जाके, एंड देन उसके बाद उन्होंने फाइनली बताया कि जो आपके स्टेजेस होते हैं स्ट्रेस रिस्पॉन्स में, वो 3 में हम डिवाइड कर सकते हैं। क्या स्टेजेस हैं देखते हैं। सबसे पहला स्टेज है आपका, सबसे पहला स्टेज इज अलार्म रिएक्शन स्टेज। Alarm reaction stage is basically the presence of a noxious stimulus or stressor leads to activation of the adrenal pituitary cortex system. तो बेसिकली जब भी स्ट्रेसर आता है तो आपका, जैसे मैंने बताया, वो एड्रिनल ग्लैंड जो होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वो सेक्रेट करना शुरू कर देते हैं, हार्मोन सेक्रेट होना शुरू हो जाते हैं। फिर आपका आता है रेजिस्टेंस पीरियड। रेजिस्टेंस पीरियड में बेसिकली इतने टाइम से आप जब सेक्रेट कर रहे थे, तो अब आपकी बॉडी बोलती है कि रुक जाओ, अभी हम लोग थक जाएंगे, वी नीड टू प्रिजर्व दीज थिंग्स एज वेल। तो आपकी बॉडी थोड़ा कॉशियसली यूज करना शुरू करती है बॉडी के रिसोर्सेज को। एंड फाइनली एग्जॉशन। अगर कंटिन्यूसली हम लोग ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करे जा रहे हैं और कुछ इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, वो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस ही हुए जा रहे हैं, देन आपकी बॉडी एक ऐसा टाइम पे हिट करेगी जब आपको एग्जॉशन हो जाएगा, एंड इसके बाद आपको सारे हेल्थ इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे, एंड आपका बॉडी जो है वो मैल फंक्शन करना शुरू कर देगा। सो स्ट्रेस और इम्यून सिस्टम अभी तक हमने पढ़ा है, काफी ज्यादा इनके बीच में लिंक होता है। तो एक पूरी फील्ड है यहाँ पे साइकोलॉजी की, जिसका नाम है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी बेसिकली फोकस करती है कि कैसे माइंड का, ब्रेन का और जो आपका इम्यून सिस्टम है, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। अब व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में हमने काफी पढ़ा होगा। व्हाइट ब्लड सेल्स, इनको ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है, ये बेसिकली फाइट ऑफ करते हैं कोई भी अगर से फॉरेन बॉडी आ जाती है, जैसे एंटीजेंस हो गए, ठीक है, एंड ये एंटीबॉडीज भी बनाती है। व्हाइट ब्लड सेल्स के काफी टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है टी सेल। तो टी सेल जो होता है वो आपके जो इन्वेडर्स आते हैं बॉडी के अंदर, उनको डिस्ट्रॉय करने में काम करती है। फिर आपका होता है टी हेल्पर सेल। टी हेल्पर सेल्स जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं आपका इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटी, मतलब कि आपके इम्यून जो होता है सिस्टम, उसको स्ट्रॉन्गर करने में टी हेल्पर सेल्स काम करते हैं, वो हेल्प करते हैं आपके इम्यून सिस्टम को। तो आपको जब, मतलब जो पेशेंट्स होते हैं जिनको HIV और एड्स होता है, तो उनका टी हेल्पर सेल्स पे इम्पैक्ट आता है।
बी सेल्स क्या होते हैं? बी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज, ठीक है। एंड नेचुरल किलर सेल्स क्या होते हैं? दे इन्वॉल्व इन द फाइट अगेंस्ट बोथ वायरसेस एंड ट्यूमर्स, जो आपके नेचुरल किलर सेल्स होते हैं। अब आपका जो स्ट्रेस होता है वो एक ऐसा नेचुरल किलर सेल होता है, साइटोक्सिसिटी, उसको इम्पैक्ट कर देता है, उसके प्रोडक्शन को। अब जो साइटोक्सिसिटी जो होता है, अगर उसका प्रोडक्शन मतलब आपका कम हो जाएगा, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था, नेचुरल किलर सेल्स आपके वायरसेस एंड ट्यूमर्स को फाइट ऑफ करते हैं, तो वो नहीं कर पाएगा, एंड इससे आपकी जो हेल्थ की फंक्शनिंग होती है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। यानी जो वायरसेस एंड ट्यूमर्स आपकी बॉडी में आएंगे तो आपकी बॉडी इफेक्टिवली फाइट बैक नहीं कर पाएगी। तो तभी हम लोग कहते हैं कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो होता है वो अकम्पनी किया जाता है नेगेटिव इमोशंस के साथ, है ना। इसके साथ बिहेवियरल इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे डिप्रेशन, हॉस्टिलिटी, एंगर, अग्रेशन, एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे पैनिक अटैक्स एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है, ये फर्दर इंक्रीज हो सकता है अगर स्ट्रेस लेवल ज्यादा होता है। तो अगर किसी को ऑलरेडी एंजाइटी इश्यूज है, किसी को ऑलरेडी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उनको हमने हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट में डाल दिया, तो उनकी जो सिम्टम्स है वो एग्रीवेट हो जाते हैं फर्दर। पीपल जिनको बहुत ही ज्यादा फोबियाज वगैरह होते हैं, इरेशनल फियर, उनकी भी फियर और इरेशनैलिटी जो होती है ऑन थॉट्स, वो भी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं। लाइफस्टाइल क्या होता है? एक ओवरऑल पैटर्न होता है, कैसे डिसीजंस बना रहे हैं, कैसे बिहेवियर बनाते हैं, जो हमारे हेल्थ को डिटरमाइन करता है एंड हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिटरमाइन करता है। तो स्ट्रेस जो इंडिविजुअल्स होते हैं, दे आर मोर लाइकली टू एक्सपोज देमसेल्व्स टू पैथोजेंस विच आर एजेंट्स विच कॉज अस फिजिकल इलनेस। तो जितना भी आपके पास ज्यादा स्ट्रेस होगा, उतने ही ज्यादा आपके बॉडी के अंदर पैथोजेंस आने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। इसके वजह से हम लोग ज्यादा इल होने के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो ऐसा जब हेल्थ इंपेयरिंग जो इश्यूज होता है, अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए अगर चलता जाए, तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी पे ग्रेव ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है, एंड इट कैन इवन पोज रिस्क टू आवर लाइफ। इसी के साथ साथ स्टडीज ने ये दिखाया है कि अगर जो इंसान है उसकी लाइफस्टाइल अच्छी है, मतलब कि वो खाना ढंग से खाते हैं, रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, कंटिन्यूस एक्टिविटी है, पॉजिटिवली सोचते हैं, इन सब चीजों से आपकी जो लाइफस्टाइल है वो बेटर हो जाती है, एंड आपका जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स है वो भी बेटर हो जाता है, आपका हेल्थ इंक्रीज हो जाती है, लॉन्जेविटी हो जाती है, मतलब कि आपकी लाइफ स्पैन भी इंक्रीज हो सकता है। अब जब स्ट्रेस आता है तो आपने ये वर्ड सुना होगा कि वो कोप कर रहा है अभी स्ट्रेस के साथ, ठीक है। तो ये कोपिंग होता क्या है? इट्स बेसिकली डायनामिक सिचुएशन स्पेसिफिक रिएक्शन टू स्ट्रेस। अगर पर्टिकुलर स्ट्रेस है, उसमें आप कैसे रिएक्ट करते हो, दैट इज व्हाट बेसिकली कोपिंग इज। ये एक सेट ऑफ कॉन्क्रीट रिस्पॉन्सेज होता है स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में और इवेंट्स में, दैट आर इंटेंडेड टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम और रिड्यूस द स्ट्रेस। तो जब भी कोई स्ट्रेस आता है तो हम लोग कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे जिस तरीके से वो स्ट्रेस का लेवल है वो कम हो जाए, एंड हमारा जो प्रॉब्लम है, हमारे स्ट्रेस के सिम्टम्स हैं, वो भी कम हो जाए। तो ये जब हो सकता है, ये सारी चीजें जब साथ में आती है, तो हम कहते हैं अच्छा ये कोपिंग स्ट्रैटेजीज हैं हमारी, ठीक है। तो कोपिंग स्ट्रैटेजीज के ऊपर भी काफी ज्यादा रिसर्च हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है पहले एंडलर एंड पार्कर। एंडलर एंड पार्कर ने कहा कि 3 स्ट्रैटेजीज होती है हमारे पास कोपिंग की। एक होती है टास्क ओरिएंटेड। टास्क ओरिएंटेड मतलब कि मेरे को पता है कि ये पर्टिकुलर एग्जाम है, इट इज कॉजिंग मी अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, तो अब मुझे इससे बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो आई विल डू समथिंग अबाउट दिस एग्जाम। जैसे कि मैं पढ़ाई करने अगर बैठ जाऊं, मैं शेड्यूल बनाने अगर बैठ जाऊं, ठीक है, मैं रिसोर्सेज ढूंढने लग जाऊं, मैं टीचर से जाके बात करूं कि मेरे को नहीं समझ में आ रहा है ये पर्टिकुलर टॉपिक, कहाँ से पढ़ाई करी जाए। तो ये सारी जो स्ट्रैटेजीज हैं, ये आपको हेल्प करनी है आपके एग्जाम के स्ट्रेस लेवल को कम करने में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टास्क ओरिएंटेड। नेक्स्ट इज इमोशन ओरिएंटेड। जैसे कि अगर मेरे को अगेन वही एग्जाम वाला एग्जाम्पल लेके चलेंगे, अगर पर्टिकुलर एग्जाम आ रहा है, मेरे को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है, तो वन वे दैट आई कैन डू इज आई कैन गो एंड टॉक टू माई फ्रेंड्स, ठीक है, आई कैन प्रोबेबली इवन क्राई इट आउट, ठीक है। तो जब मैं ये सब करती हूँ तो मैं इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रैटेजीज यूज कर रही होती हूँ अपने इमोशनल लेवल, बिकॉज जब स्ट्रेस होता है तो 4 चीजें इफेक्ट होती है ना, बिहेवियरल हो गया, फिजियोलॉजिकल हो गया, इमोशनल हो गया, कॉग्निटिव हो गया। तो ये इमोशनल बर्डन को कैसे कम करूं मैं, तो उन चीजों पे जब मैं वर्क करती हूँ अपने इमोशनल बर्डन को कम करने के लिए, तो वो इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी होती है। इवन क्राइंग आउट इज एन इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी, बिकॉज अपना जो स्ट्रेस और एंजाइटी है वो आप रिलीज करते हो, रोक के। अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी क्या होती है? जब आपको पता है कि स्ट्रेस हो रहा है, पर आप उसके बारे में कुछ नहीं करोगे, आप उसके बारे में सोचते भी नहीं हो, आप उसको अपने दिमाग से हटा देते हो, दैट इज अवॉइडेंस ओरिएंटेड। अवॉइडेंस ओरिएंटेड जैसे कि अच्छा मेरा एग्जाम आ रहा है, मेरे को बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, तो मैं बुक्स वगैरह सब बंद करके टीवी वगैरह देखने लग जाती हूँ, सो दैट आई डू नॉट हैव टू डील विद दिस स्ट्रेस। तो दिस इज कॉल्ड अवॉइडेंस, बिकॉज हम लोग अवॉइड कर रहे हैं ऑल टुगेदर उस पर्टिकुलर सिचुएशन से डील करने के लिए।
लजारस एंड फोकमैन जो है उन्होंने भी कोपिंग की यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है और कोपिंग के स्ट्रैटेजीज दे रखे हैं। उन्होंने कहा कि कोपिंग रेफर्स टू कॉन्स्टेंटली चेंजिंग कॉग्निटिव और बिहेवियरल एफर्ट्स टू रिड्यूस और टॉलरेट द इंटरनल और एक्सटर्नल डिमांड दैट आर इंडिकेटेड बाय द स्ट्रेसफुल ट्रांजैक्शन। तो बेसिकली जब भी आपको डिमांड्स मिलते हैं इंटरनली और एक्सटर्नली, अब उनको हम लोग कैसे मीट करें, तो उन सब का स्ट्रेस लेवल रिड्यूस करने के लिए जो आप मेथड यूज करते हैं दैट इज कोपिंग, एग्जैक्टली जो हमने पहले पढ़ा था। यहाँ पे उन्होंने 2 टाइप्स दिए कोपिंग के, प्रॉब्लम फोकस्ड और इमोशनल फोकस। प्रॉब्लम फोकस टाइप इज बेसिकली जब आप प्रॉब्लम पे फोकस करते हो, ठीक है, with behavior which will are designed to gain information and alter the event and alter the beliefs and commitment। कि एग्जाम आ रहा है तो एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ेगा, एक प्लान ऑफ एक्शन बनाना पड़ेगा कि हम लोग पढ़ेंगे कैसे। इमोशन फोकस इज बेसिकली जब हम लोग साइकोलॉजिकल चेंजेस के लिए कॉल करते हैं, डिजाइन प्राइमरली टू लिमिट द डिग्री ऑफ इमोशनल डिसरप्शन दैट इज कॉज्ड बाय एन इवेंट पर्टिकुलरली। ठीक है, तो ऐसे जब भी इमोशनल रिस्पॉन्सेज हम देते हैं तो उनको मैनेज करने के लिए जो चीजें करते हैं हम लोग, दैट इज बेसिकली जो आपका इमोशनल फोकस में आ जाता है। नेक्स्ट आपका आता है बेसिकली स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। ठीक है, अब हम लोगों को पता है कि स्ट्रेस होता क्या है, उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट क्या पड़ता है हमारे बॉडी पे। अब हम लोग उसको मैनेज कैसे करें उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्ट्रेस जब भी होता है तो उससे हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज, कैंसर, इवन इन सब चीजें के चांसेस जो होते हैं वो काफी इंक्रीज हो जाते हैं। तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो सर्टेन मेथड्स विच विल हेल्प अस डील विद द स्ट्रेस। सबसे पहले तो होता है रिलैक्सेशन टेक्निक। ठीक है, रिलैक्सेशन टेक्निक में बेसिकली क्या होता है, यूजुअली वो क्या करते हैं, आपकी बॉडी जो है उसको मसल बाय मसल आपको रिलैक्स करना सिखाते हैं। जैसे कि आपका शुरू होता है ये लोअर बॉडी से, ठीक है, कि लोअर बॉडी से आप शुरू करो अपने पैरों को रिलैक्स करना, फिर धीरे धीरे जाके फेशियल मसल को रिलैक्स करना। इसमें डीप ब्रीदिंग का भी काफी यूज किया जाता है। तो बेसिकली बॉडी को रिलैक्स करना सिखाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब आप एक्चुअल रियल लाइफ सिनेरियो में आते हो जहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा होता है, फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हो। जैसे हमारा जॉ वगैरह टाइटन हो जाता है, तो एक बार सब कुछ जब आप रिलैक्स करोगे देन यू विल बी एबल टू फील बेटर। मेडिटेशन प्रोसीजर्स ऑब्वियसली काफी ज्यादा फोकस करते हैं हम लोग मेडिटेशन के ऊपर। मेडिटेशन से क्या होता है, इससे हम लोग रीफोकस कर सकते हैं हमारे अटेंशन को, दैट ब्रिंग्स अबाउट एन ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो इससे हमारा स्ट्रेस लेवल अगेन रिड्यूस करने में हेल्प मिल जाता है। बायोफीडबैक, बायोफीडबैक is basically a procedure to monitor and reduce the physiological aspects of stress by providing feedback about our current physiological activity and is often accompanied by relaxation technique। इसमें बेसिकली क्या होता है कि 3 स्टेजेस होते हैं। एक तो सबसे पहले आपका अवेयरनेस होना कि आपका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या है, कि मैं किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हूँ, मेरा हार्ट बीट फटाफट इंक्रीज होने लग जाती है। तो अब पहले रिकॉग्नाइज करना कि अच्छा मेरी हार्ट बीट इंक्रीज हो रही है। उसके बाद अब मैं इस हार्ट बीट को कंट्रोल कैसे करूँ, ठीक है, वो करना। एंड देन उसके बाद फाइनली ट्रांसफर करना इसको एवरीडे लाइफ में। तो बेसिकली जब भी कोई भी सिचुएशन आती है, सबसे पहले अपनी बॉडी का रिस्पॉन्स को कंट्रोल करना इज व्हाट बायोफीडबैक इज अबाउट। ठीक है, कोई भी स्ट्रेसर आया, बॉडी रिस्पॉन्सेस कंट्रोल में लाया, रिलैक्स किया अपनी बॉडी को एंड देन आगे बढ़े। तो यहाँ पे 3 स्टेजेस होते हैं बायोफीडबैक की ट्रेनिंग में। नंबर 1 इज रिकॉग्नाइज करना, नंबर 2 इज हेल्प मतलब टीच करना कि कैसे कंट्रोल करें, एंड नंबर 3 जो हम लोग नॉर्मल सेटिंग में कर रहे हैं उसको रियल लाइफ सिनेरियो में ट्रांसफर करने का। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, इसमें बेसिकली आप विजुअलाइज करते हो, इमेजिन करते हो कि अच्छा ओ मेरे को एग्जाम में फुल मार्क्स आएंगे एंड देन उसके बाद आई विल बी एबल टू डू बेटर। एंड ये देखा गया है कि जो लोग ज्यादा ऐसे इमेजिन करते हैं एंड जो कर सकते हैं ऐसे, उनको आई गेस सेल्फ एफिकेसी बढ़ जाता है। तो बिकॉज सेल्फ एफिकेसी बढ़ जाता है तो उनका वो रियलिटी में देख मतलब जो टर्न हो जाता है उसकी भी चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो दिस इज एग्जैक्टली दैट इज रिटन, दिस रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इंटरफेरेंस फ्रॉम अनबिडन थॉट्स। तो जो आपके थॉट्स होते हैं, जो आपको इरेशनल थॉट्स होते हैं, बेसिकली वो हट जाते हैं एंड आपको क्रिएटिव एनर्जी मिल जाती है विच इज रिक्वायर्ड फॉर टर्निंग योर इमेजिनेशन इनटू रियलिटी। कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स, ठीक है, तो बेसिकली स्ट्रेस इनोकुलेशन जो है, मतलब आपका स्ट्रेस लेवल कम करने की ट्रेनिंग जो होती है, वो माइकिनबॉम, ये इंपॉर्टेंट नाम है, इन्होंने शुरू किया था, इन्होंने डेवलप किया था। इसके भी 3 फेजेस होते हैं, असेसमेंट, स्ट्रेस रिडक्शन और एप्लीकेशन। असेसमेंट इज बेसिकली डिस्कस करना द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम एंड देन उसको क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना कि अच्छा क्लाइंट क्या सोच रहे हैं इस प्रॉब्लम के बारे में। फिर उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक सिखाना कि आपका कभी स्ट्रेस हो तो ये चीजों को फॉलो करें एंड देन फाइनली उसको डिस्कस करना एंड अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल में डालना। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज सब लोग बोलते हैं कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस इन फैट हो जाता है, बॉडी इम्यून सिस्टम बेटर हो जाता है। तो तभी कहते हैं कि हफ्ते में एटलीस्ट 4 टाइम्स 30 मिनट्स के स्लॉट में यू शुड बी एक्सरसाइज। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने वाले हैं इज प्रमोटिंग पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग। ठीक है, तो एक्सेप्ट फॉर मतलब स्ट्रेस मैनेज करना सीख लिया, अब हम लोग प्रमोट कैसे करें पॉजिटिव हेल्थ को, पॉजिटिव वेलबींग को, वो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं।
थोड़े लोग होंगे आपने देखा होगा वो यूजुअली ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं स्ट्रेस से, ठीक है। बहुत सारे लोग जैसे कि आप देखोगे फेमस पर्सनालिटीज, इलॉन मस्क वगैरह, तो ये लोग जो होते हैं इनके लाइफ में कितना ज्यादा स्ट्रेस होता होगा, राइट, बट दे आर स्टिल ट्राइंग टू उनको मतलब जो वो दिखाते हैं अपने आप को, देन यू फील कि उनके लाइफ में उतना मतलब दे आर वेरी चिल, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट इन देयर अप्रोच। तो ऐसे लोग जिनके लाइफ में हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस होता है बट लो लेवल ऑफ इलनेस होता है, इनमें बेसिकली हम कहते हैं हार्डीनेस होता है। हार्डीनेस क्या होता है, बेसिकली तीन चीजों से बनता है, कमिटमेंट, कंट्रोल और चैलेंज। हम अपने गोल्स में कमिटेड है, हमको पता है कि हमको अपने गोल्स को अचीव करना है नो मैटर व्हाट। एक सेंस ऑफ कंट्रोल होता है कि मेरी लाइफ के ऊपर मेरा कंट्रोल है, मैं डिटरमाइन करूंगी कि मेरी लाइफ आगे जाके कहाँ जाएगी। और हम लोग हर चीज को चैलेंज के रूप में देखते हैं, ठीक है, रादर देन लुकिंग एट इट एज नेगेटिवली, वी आर लुकिंग एट इट एज पॉजिटिव थिंग कि हम लोग अच्छा ठीक है, दिस इज अ चैलेंज, आई विल ओवरकम दिस चैलेंज, आई हैव द एबिलिटी फॉर दिस। तो ये जो तीन चीजें होती हैं ये हार्डीनेस बनाती हैं, और ये तीन चीजें होती है एक इंसान को रेजिस्टेंट बनाती हैं। स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटीज जो होती हैं उनको एक लाइफ में सेंस ऑफ पर्पस होता है और उनकी लाइफ में एक सेंस ऑफ डायरेक्शन होता है। वो कमिटेड होते हैं, उनकी हॉबीज भी होती हैं, वो फैमिली में भी फोकस करते हैं, और वो चैलेंज देखते हैं रादर देन मतलब सीइंग इट एज अ नेगेटिव थिंग, इट दे व्यू इट एज अ पॉजिटिव थिंग। अब हर इंसान में ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स होते नहीं है, तो हम लोगों को रीलर्न करना पड़ेगा सर्टेन लाइफ स्किल्स जिससे हम इसको डेवलप कर सकते हैं। लाइफ स्किल्स क्या होते हैं? लाइफ स्किल्स इज बेसिकली आर एबिलिटीज फॉर अडेप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर, जो एनेबल करती हैं इंडिविजुअल्स को टू डील इफेक्टिवली विद द डिमांड्स एंड चैलेंजेस ऑफ एवरीडे लाइफ। तो ऐसे अडेप्टिव बिहेवियर, ऐसे पॉजिटिव बिहेवियर जो हमें हेल्प करती है हमारे डेली लाइफ में जितने भी चैलेंजेस हमारे ऊपर थ्रो किए जाते हैं उनसे डील करने के लिए, वो हमारे लाइफ स्किल के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो लाइफ स्किल इज बेसिकली जब भी हमारा इक्विलिब्रियम जो होता है, ठीक है, होम्योस्टैसिस जो होता है वो डिसरप्ट हो जाता है, तो हम कैसी स्किल्स ला सकते हैं जिससे हम लोग स्ट्रांग हो सके और उस पर्टिकुलर स्ट्रेस से डील कर सकते हैं। तो यहाँ पे सर्टेन चीजें मेंशन है, लेट अस डू हैव अ लुक एट देम वन बाय वन। सबसे पहले असर्टिवनेस। अब असर्टिवनेस क्या होता है? अपने वैल्यूज को असर्ट करना, ठीक है, कि अपने बारे में बोलना, कि आपको अगर कभी कोई सामने से इंसान आते हैं और आपको बोलते हैं कि कैन यू प्लीज डू दिस, एंड आपको पता है कि आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास अभी एफर्ट्स उतना आप नहीं लगा सकते, तो नो बोलना, ठीक है, दैट इज व्हाट कम्स अंडर असर्टिवनेस। अपने आप को कम्युनिकेट करना, अपने फीलिंग्स को क्लियरली कम्युनिकेट करना, अपने नीड्स एंड वांट्स एंड थॉट्स को, दैट इज व्हाट असर्टिवनेस इज। जो लोग असर्टिव होते हैं दे हैव हाई सेल्फ एस्टीम एंड उनका सॉलिड सेंस होता है अपने आइडेंटिटी के बारे में, ठीक है। तो असर्टिवनेस, बहुत सारे लोग कहते हैं कि दिस इज अ नेगेटिव वर्ड, इट रियली इज नॉट। बीइंग असर्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पे नो बोलना है वो सीखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका सेल्फ एस्टीम भी डिटरमाइन होता है उससे, आपकी आइडेंटिटी कितनी स्ट्रांग है वो भी डिटरमाइन होता है उससे। टाइम मैनेजमेंट, ऑब्वियसली आप कैसे टाइम को मैनेज कर रहे हैं। जो लोग मतलब अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं उनके लाइफ में ज्यादा स्ट्रेस होता है, ऑब्वियसली बिकॉज वो लोग अगर मैनेज नहीं कर पाएंगे हर चीज को, देन उसके बाद दे फील बर्डन, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपने टास्क को एलोकेट कर लो एंड देन उसके बाद आप उनको धीरे एक एक करके सॉल्व करते जाओ। तो यहाँ पे मेजर वे टू रिड्यूस टाइम स्ट्रेस इज टू अपना परसेप्शन ऑफ टाइम जो है उसको चेंज कर देना, और सिर्फ उन्हीं चीजों में टाइम एलोकेट करना जो आप जिन चीजों को वैल्यू करते हो और जो चीजें आपको आपके लाइफ की गोल्स हैं उनको अचीव करने में हेल्प करेंगी। नेक्स्ट लाइफ स्किल हमारा इज रैशनल थिंकिंग। तो बहुत टाइम ऐसा होता है जब लोगों को स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में डाल दिया जाता है तो वो लोग बहुत ही ज्यादा इरेशनली सोचने लग जाते हैं। इरेशनली मतलब इलॉजिकली, बिना किसी लॉजिक के, ज्यादा वो सोचते नहीं उस चीजों के बारे में। जैसे कि अगर एग्जाम गंदा गया तो अरे एग्जाम गंदा गया, कॉलेज नहीं मिलेगा, मेरी लाइफ खराब हो जाएगी, मैं गोल्स नहीं मीट कर पाऊंगी, मेरे पेरेंट्स हमेशा डिसअपॉइंटेड रहेंगे। तो बहुत सारी चीजों के बारे में बहुत फटाफट सोच लेते हैं जो जरूरी नहीं है कि सच हो, तो हम उसको कहते हैं इरेशनल थिंकिंग। तो रैशनली सोचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी कुछ भी आपके साथ होता है एक बार आप सांस लो, उस चीज के बारे में सोचो लॉजिकली थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि जैसे हम लोग सोचते हैं और जैसे हम फील करते हैं वो काफी क्लोजली कनेक्टेड होता है इस के साथ में, ठीक है। तो रैशनल थिंकिंग अगेन काफी इंपॉर्टेंट होता है। इंप्रूविंग रिलेशनशिप, आपकी रिलेशनशिप्स कैसी हैं आपके लाइफ में, आपके सोशल सर्कल कैसा है, वो बहुत डिटरमाइन करते हैं कि आपके जो स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज होंगी वो कैसे होंगी, ठीक है। लिसनिंग टू व्हाट अदर पीपल से, एक्सप्रेसिंग हाउ यू फील, ठीक है, एंड व्हाट यू थिंक एंड एक्सेप्टिंग द अदर पर्सन्स ओपिनियन इवन इफ इट इज डिफरेंट फ्रॉम योर, ये सब आपके रिलेशनशिप्स को हेल्प करता है इंप्रूव करने में। सेल्फ केयर काफी इंपॉर्टेंट होता है। आपने इंस्टाग्राम वगैरह हर जगह देख रखा होगा सेल्फ केयर कितना ज्यादा बूमिंग है। एंड सेल्फ केयर इज बेसिकली अपने बारे में खुद से ध्यान रखना, रिलैक्सेशन टेक्निक्स पे फोकस करना, जैसे कि ब्रीदिंग, ब्रीदिंग पे काफी फोकस होता है। अगर आप ब्रीदिंग पैटर्न्स जो होता है वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, क्योंकि जो लोग बहुत स्ट्रेस में होते हैं वो फटाफट ब्रीथ कर रहे होते हैं, हाइपर वेंटिलेट कर रहे होते हैं। तो ब्रीदिंग पैटर्न्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसी के साथ साथ मोस्ट रिलैक्स जो ब्रीदिंग होती है वो कम्स फ्रॉम योर स्टमक, डायफ्राम। तो यहाँ पे जो लिख रखा है आप ये सब पढ़ सकते हैं।
नेक्स्ट इज ओवरकमिंग अनहेल्पफुल हैबिट्स। हैबिट्स जैसे परफेक्शनिज्म। परफेक्शनिज्म मतलब हर चीज मेरे को परफेक्टली चाहिए, अगर वो परफेक्टली नहीं हो रही है तो मैं काम नहीं करूंगी। इससे क्या होता है, इंसान कभी कभी ना क्या होता है, इतना ज्यादा वो परफेक्शनिज्म के पीछे भागते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे कुछ प्रोडक्टिव आउटपुट निकल के नहीं आते। तो परफेक्शनिज्म इज अ वन नेगेटिव हैबिट जो हमको ओवरकम करना चाहिए। नेक्स्ट हो जाता है अवॉइडेंस, वही कि सोच ही नहीं रहे हैं। आपको एग्जाम आ गया है पर आपको इतना ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो आप उसके बारे में नहीं सोचोगे, इशू को इग्नोर कर दो। प्रोक्रेस्टिनेशन, जो चीज है उसको टालते जाओ, बाद में देखेंगे, दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन। उससे भी काफी ज्यादा इशू क्रिएट हो सकता है। तो इन सब चीजों को ओवरकम करना इज इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव हेल्थ क्या होता है? हेल्थ इज बेसिकली अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। ठीक है, तो हेल्थ सिर्फ फिजिकल नहीं होती है, फिजिकल होती है, उसके साथ मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल वेलबींग भी आपका हेल्थ को डिफाइन करती है। तो पॉजिटिव हेल्थ को डेवलप करने के भी क्या क्या स्ट्रैटेजीज है यहाँ पे दिख रखा है। सबसे पहले डाइट। डाइट में यही सब लिखेंगे कि एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। ठीक है, आपको जो एनर्जी दे सके, फीड कर सके मसल्स को, सर्कुलेशन इंक्रीज कर सके, इलनेसेस प्रिवेंट कर सके, इम्यून सिस्टम पे फोकस कर सके। ठीक है, व्हाट पीपल वे एंड हाउ मच दे वे इन्वॉल्व बिहेवियरल प्रोसेसेस। तो ये सारी जो चीजें होती हैं आपकी डाइट से बहुत ही ज्यादा आपका इम्प्रूव मतलब हो सकता है, आपके स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज इंप्रूव हो सकते हैं। तो डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, एक्सरसाइज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ ऑल द मेजर्स दिस इज प्रोबेबली द वाइडेस्ट पॉपुलर अप्रूवल मिला है। इससे आप अपना वेट और को मैनेज कर सकते हैं, स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, आपकी बॉडी भी मतलब बेटर फील करती है व्हेन यू एक्सरसाइज। योगिक आसन भी कर सकते हैं आप। एंड देन उसके बाद यही लिख रखा है स्विमिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, ये सब वेरियस एक्सरसाइज के फॉर्म्स है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना लाइफ में। पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब कि परसेप्शन ऑफ रियलिटी आपका स्ट्रॉन्ग रहना, इरेशनल थॉट्स में ना चले जाना। इसी के साथ साथ हैविंग अ सेंस ऑफ पर्पस इन लाइफ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे फोकस करना, टॉलरेट करना लोगों के जो अदर व्यू पॉइंट्स होते हैं, टेकिंग क्रेडिट अपने सक्सेस का, जब भी ठीक है आपने कुछ सक्सेसफुल के लिए किया उसका क्रेडिट लेना, और एक्सेप्ट करना कि कभी कभी जब आपकी गलती हो जाती है, फेलियर आता है। उसी के साथ साथ ओपन रहना नए आइडियाज में, और एक सेंस ऑफ ह्यूमन रखना, खुद के ऊपर लाफ करना, ये सब आपका पॉजिटिव एटीट्यूड के विद इन आ जाता है। पॉजिटिव थिंकिंग इज इंपॉर्टेंट विच इज ऑप्टिमिज्म। ठीक है, ऑप्टिमिस्ट जो लोग होते हैं उनका इंक्लिनेशन होता है कि जो उनके लाइफ में आउटकम्स आएंगे वो ज्यादा फेवरेबल होंगे। ठीक है, एंड इससे जो उनका साइकोलॉजिकल और फिजिकल वेलबींग है वो भी बेटर हो जाता है। ऑन द अदर हैंड पेसिमिस्ट की बात करें तो पेसिमिस्ट टेंड टू बी नेगेटिव ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं, एंड उनका साइकोलॉजिकल वेलबींग पे काफी इंपैक्ट पड़ जाता है, बिकॉज उनको लगता है हमेशा जो होगा उनके लाइफ में बहुत नेगेटिव होगा। ऑप्टिमिस्ट जो होते हैं उनकी कोपिंग स्ट्रैटेजीज जो होती है वो यूजुअली प्रॉब्लम फोकस्ड होती है, जैसे कि हमने पढ़ा था लजारस एंड फोकमैन की थ्योरी। अब हम बात करते हैं सोशल सपोर्ट के बारे में। सोशल सपोर्ट इज बेसिकली द एग्जिस्टेंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ पीपल ऑन whom we can rely। ठीक है, people who let us know that they care about us, they value us and they love us। तो social support is basically the people that are around us who care about us, they value us and they support us। that is what your social support is। अब ये भी दो टाइप का होता है, एक होता है perceived support और एक होता है आपका social network। perceived support is basically quality of your social support, कि आपके पास जो सामने लोग हैं वो कितने आप पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, कितना ज्यादा आपको पॉजिटिवली रिगार्ड करते हैं, कितना ज्यादा केयरिंग है, कितना सपोर्टिव है। और सोशल नेटवर्क इज बेसिकली क्वांटिटी। तो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। जरूरी नहीं है कि अगर आप बहुत सारे लोगों से साथ सराउंडेड हो तो आपके पास ज्यादा सोशल नेटवर्क मतलब आपका सोशल सपोर्ट इंक्रीज है, नहीं, आपकी क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितने क्वालिटी का सोशल सपोर्ट मिल रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखा गया है कि जो विमेन होती हैं जिनके लाइफ इवेंट्स बहुत ज्यादा अगर स्ट्रेसफुल होते हैं एंड उनके पास एक क्लोज फ्रेंड होता है, तो दे आर लेस लाइकली टू बी डिप्रेस्ड एंड हैव कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो सोचिए कितना ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट और डीप इम्पैक्ट पड़ता है। सोशल सपोर्ट के भी बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं। एक होता है टैंजिबल फॉर्म। टैंजिबल फॉर्म जैसे मनी हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज हो गया। अगर कोई इंसान मतलब नहीं आ पाता है, मतलब मनी एंड गुड्स एंड सर्विसेज से भी काफी ज्यादा हेल्प मिल जाती है। तो आप देखेंगे कि जब भी आप लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है, पेन वगैरह देके भी अगर छोटा सा भी है, तो वो एक सॉर्ट ऑफ टैंजिबल सपोर्ट हो जाता है। इन्फॉर्मेशनल सपोर्ट इज बेसिकली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का। जैसे कि अगर कोई इंसान है जिसको डिफिकल्टी हो रही है एग्जाम में, तो उसका जो फ्रेंड है वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि अच्छा ऐसे पढ़ाई करो, टीचर ने ये बोला है करने को, तो ये इंफॉर्मेशनल सपोर्ट हो जाता है। एंड फाइनली इमोशनल सपोर्ट। इमोशनल सपोर्ट इज बेसिकली इमोशंस के लिए सपोर्ट देना, ठीक है, रीअश्योर करना कि दैट द पर्सन इज बीइंग लव्ड एंड दे आर केयर्ड फॉर एंड दे आर वैल्यूड फॉर। तो यहाँ पे बेसिकली ये सब होता है पॉजिटिव हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट।
फाइनली एक यहाँ पे टॉपिक दे रखा है रेजिलियंस एंड हेल्थ के बारे में। रेजिलियंस का डेफिनेशन इन्होंने दे रखा है एज डायनामिक डेवलपमेंट प्रोसेस रेफरिंग टू द मेंटेनेंस ऑफ पॉजिटिव एडजस्टमेंट अंडर चैलेंजिंग लाइफ सर्कमस्टांसेस। मतलब कि आपके लाइफ के सर्कमस्टांसेस जितने भी चैलेंजिंग हो, आप एक पॉजिटिव जो एडजस्टमेंट लेवल के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। दैट इज व्हाट रेजिलियंस इज, कि चाहे कितनी भी डिफिकल्टी आ जाए, आपके अंदर एबिलिटी है कि आप अडेप्ट कर सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं सामने वाले लाइफ सर्कमस्टांसेस से। तो दिस इज बेसिकली योर एबिलिटी टू बाउंस बैक, ठीक है, जब भी कोई भी आपको रेजिलियंस मतलब इशू फेस करना पड़े। रेजिलिएंट इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो ट्रॉमा, स्ट्रेस और एडवर्सिटी से जल्दी सीखते हैं एंड वो उससे ज्यादा जल्दी कोप अप भी कर पाते हैं। रेजिलियंस में 3 बेसिक चीजें होती है, 3 रिसोर्सेज। एक होती है आई हैव, ठीक है, मतलब उनके पास सोशल सपोर्ट क्या होता है, उनका इंटरपर्सनल स्ट्रेंथ कितना होता है, दैट इज बेसिकली योर आई हैव। देन उसके बाद यू हैव आई एम, मतलब इनर स्ट्रेंथ। एक तो उनका सोशल सपोर्ट, उसके बाद मेरे अंदर की खुद की स्ट्रेंथ, मेरे अंदर की खुद की कैपेबिलिटीज, मेरे अंदर की एबिलिटीज मेरा इनर स्ट्रेंथ दिखाती है। एंड आई कैन, ठीक है, मतलब कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो गया या फिर मेरा इंटरपर्सनल स्किल्स हो गया, वो सब। तो व्हाट आई हैव, हु आई एम एंड माय पोटेंशियल जो है आई कैन, these 3 things are the pillars of your resilience. Okay, so this is basically it for the chapter. This is what your chapter was about. It's a very basic chapter. आपको ये फ्लो चार्ट के थ्रू ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, जो आप नोट्स में देख सकते हैं। एंड मैंने सब कुछ समझाने की कोशिश की। अगर आपको लगता है अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया, एक बार आप उस पर्टिकुलर वीडियो के पार्ट में वापस जा सकते हैं, या तो आप कमेंट सेक्शन में भी नीचे लिख सकते हैं। Thank you so much for watching this video and I hope to see you next. Bye bye. Have a good day.